नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत और स्वागत है आप सभी का आरके सिविल पाठशाला यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के द हिंदू न्यूज़पेपर का हम एनालिसिस करने वाले हैं। तो सबसे पहले दो बड़े आर्टिकल डिस्कस करेंगे आज हम। पहला आर्टिकल यूपीएससी, पार्टिकुलरली यूपीएससी के जो एस्पायरेंट्स हैं एंड हमारी जो सिविल सर्विस है उसमें रिफॉर्म से रिलेटेड है। कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि एक तरफ तो कहना चाहिए घोटाले होते हैं, भ्रष्टाचारी होती है इस सर्विसेज में, और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे इसकी तरफ में अग्रसर हो रहे हैं। अग्रसर होने का मतलब ये है कि हर कोई चाहता है कि वो एक ऑफिसर बने, आईएएस ऑफिसर बने, आईपीएस ऑफिसर बने। तो ऐसा आखिर है क्या इसमें? फिर क्या होता है जब लोगों का सिलेक्शन नहीं होता है ना, तो सिलेक्शन नहीं होने के चलते चलते इस सेक्टर में भी बच्चों की सुसाइड हमको देखने को मिलता है। तो पहला आर्टिकल इस पर बेस्ड है। सेकंड वाला हमारा जो आर्टिकल होने वाला है, ये इंडिपेंडेंस डे को हम कैसे करके सेलिब्रेट करें। तो इसके लिए राइटर का कहना है कि भारत अभी तक मेडिकल सेक्टर में काफ़ी उपलब्धि हासिल कर चुका है। तो आज के दिन हमें याद करना चाहिए कि भारत कैसे करके तेजी के साथ में हेल्थ सेक्टर में अपने आप को वर्ल्ड लेवल पर लेकर के जा रहा है। और इसीलिए तो बोला जाता है कि हमारे देश में हेल्थ टूरिज्म विकसित हो रहा है। हेल्थ टूरिज्म का मतलब ये है कि पहले हमारे देश में बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज करने के लिए लोग कहाँ जाते थे? विदेश जाते थे। अब ऐसा नहीं करना पड़ता है। आज के समय में ऐसा हो गया है कि लोग बाहर से हमारे यहाँ पर आते हैं इलाज करवाने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ पर उन चीज़ों का इलाज सस्ता है यदि हम कंपेयर करते हैं बड़ी बड़ी कंट्रीज से। तो लेकिन ऐसा भी नहीं है, उन लोगों के लिए तो सस्ता है, हम लोगों के लिए महंगा पड़ जाता है। इसलिए ऐसा नहीं है कि चीज़ें एकदम सस्ती हो गई हैं, बहुत आसानी से लोग इलाज कर पा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरी आंखों के सामने ही खुद ऐसी ऐसी घटनाएं घटित हो रही हैं जिनसे पता चलता है कि हमारे यहाँ की जो आयुष्मान भारत योजना है वो फेल हो चुकी है। आगे हम इसकी चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं दोस्तों इस आर्टिकल की, जो कि मेडिकल टूरिज्म ऑफ इंडिया से रिलेटेड है। 15 अगस्त हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो 15 अगस्त को सेलिब्रेट करने का सबसे अच्छा तरीका ये हो सकता है कि भारत अपने हेल्थ केयर सिस्टम के बारे में सोचें। अभी तक हमने कौन कौन सी उपलब्धियां हासिल करी हैं और क्या क्या चीज़ किया जा सकता है। तो ऐसी बात नहीं है, हम लोगों को ये हमेशा यही लगता है कि हमारे देश में इलाज कराना किसी भी बीमारी का, बड़ी बड़ी बीमारी का पार्टिकुलरली बहुत महंगा है। वहीं यदि हम विदेश जाते हैं तो विदेश में हमें भारत से ज़्यादा कहीं पैसा खर्चा करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी अभी भी लोग जाते हैं, ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि इंडिया के बाहर लोग इलाज करवाने के लिए नहीं जाते हैं। ठीक है, जो बड़े बड़े लोग हैं जिनके पास में ज़्यादा पैसा है वो लोग जाते हैं ताकि उनको बेटर ट्रीटमेंट मिल सके, बेटर मॉडर्न फैसिलिटीज़ मिल सकें बाहर से। वहीं दूसरी तरफ यदि हम सरकारी हॉस्पिटल की बात करते हैं तो सरकारी हॉस्पिटल केवल लिमिटेड हो जाता है। जैसे महिलाओं की डिलीवरी है, किसी को मलेरिया हो गया है, बुखार हो गया है, आप ये कहें कि किसी की किडनी ख़राब हो गई है, हार्ट ख़राब हो गया है या फिर टीबी की बीमारी हो गई है, तो आप अपने कहना चाहिए तहसील लेवल पर, विलेज लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इसका यदि आप इलाज करवाने जाएंगे तो ये चीज़ संभव नहीं हो पाती है। तो यही सुधार हमको करने की ज़रूरत है। वहीं यदि हम बात कर लें, आयुष्मान भारत योजना जैसी योजनाएं सरकार चला रही है, कहती है कि साल में आप 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री करवाइए, लेकिन ये केवल कहने की बात है। पहले नंबर की बात तो ये है, आप किसी का भी चीज़ का इलाज करवाने के लिए चाहिए, बहुत सारे हॉस्पिटल तो ऐसे रहते हैं मना कर देते हैं, नहीं होता, नहीं चलता बोल देते हैं। और ऐसा है भी क्योंकि बहुत सारे गिने चुने हॉस्पिटल ही इसमें शामिल किए गए हैं। दूसरी बात यह है, यदि चलता भी है ना तो 20-25 हज़ार रुपये मिनिमम तो आपकी जेब से वो ले ही लेंगे, आपसे भी ले लेंगे और उधर आपके कार्ड से भी कट जाएगा। ये एकदम रियलिटी है। जिसके पास में 20-25 हज़ार भी नहीं है तो उसका कहना चाहिए कोई उपाय ही नहीं है,
वो तो ऐसा है कि अब जितने दिन जी सके सरकारी अस्पताल में वो व्यक्ति जिएगा, ऐसी कंडीशन हो गई। तो देखिए 15 अगस्त को हम कैसे सेलिब्रेट करें, सबसे पहले तो यही क्वेश्चन उठता है। तो इसका आंसर ये है कि 15 अगस्त को सेलिब्रेट हमको करना चाहिए हमारे मेडिकल सेक्टर की उपलब्धियों को याद करते हुए। वहीं यदि हम बात करें हमारा जो हेल्थ केयर सिस्टम है ना, इसमें बहुत बदलाव आ चुका है। पहले क्या होता था, सबसे बड़ा जो ट्रांसफॉर्मेशन हम देख रहे हैं वो हमारे हेल्थ केयर सेक्टर में देख रहे हैं अभी तक, यदि देखा जाए जब से भारत आज़ाद हुआ है। एक समय ऐसा था जहां पर बहुत सारे जो इंडियंस हैं ट्रैवल करते थे वेस्टर्न दुनिया की तरफ में, क्योंकि उनको एडवांस मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए था। लेकिन आज के समय में इंडिया ग्लोबल हेल्थ केयर हब के तौर पर उभर रहा है, इसीलिए हम ये बोल सकते हैं कि सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हेल्थ केयर सिस्टम में हुआ है। 1980 के दशक तक ये एक कॉमन चीज़ हो गई थी, ठीक है। जो एफ्लुएंट इंडियंस हुआ करते थे, ठीक है, एफ्लुएंट्स मतलब होता है धनी, ये क्या काम करते थे, ये एडवांस मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए बाहर जाया करते थे, स्पेशली वेस्टर्न कंट्रीज़ की तरफ ज़्यादा जाते थे। मतलब हम लोग क्या है, डिपेंड हो गए थे, हमारी ये डिपेंडेंसी हो गई थी। इससे एक तो हमारे देश का जो रुपया है वो बाहर जा रहा है, दूसरी नंबर की बात ये है हमारा जो हेल्थ केयर सिस्टम है उसका जो गैप है वो पूरा फुलफिल नहीं हो पा रहा है, ये यहाँ पर दिक्कत हो जा रही थी। लेकिन आज के समय में देखा जाए भारत को रिकॉग्नाइज किया जाता है, मान्यता दी जाती है एज ए ग्लोबली वर्ल्ड क्लास मेडिकल सर्विसेज। भारत अट्रैक्ट करता है पेशेंट्स को 147 कंट्रीज से। सोचिए 150 देशों के लोग भारत में आ रहे हैं इलाज करवाने के लिए, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये ट्रांसफॉर्मेशन आखिर हुआ कैसे करके, क्योंकि आज के समय में ऐसा हो गया है हमारे पास में बेहतर मेडिकल प्रोफेशनल्स अवेलेबल हैं, हमारी बेहतर पॉलिसी मेकिंग है, साथ ही साथ हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस हमारे बेहतर हो चुके हैं। इसके अलावा सरकार की तरफ से हील इन इंडिया प्रोग्राम चलाया जाता है, भारत सरकार की तरफ से हील इन इंडिया प्रोग्राम चलाया जाता है ताकि हमारे देश में जो टूरिज्म सेक्टर है उसको बेहतर बनाया जा सके, सुविधाओं को बेहतर किया जा सके। सरकार ने हील इन इंडिया प्रोग्राम चालू करी थी। तो हमें मेडिकल टूरिज्म में शिफ्ट देखने को मिल रहा है। इंडिया आज के समय में प्रिफर्ड मेडिकल डेस्टिनेशन बन गया है। इसका काफ़ी इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन है। इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन है, इसका मतलब ये है यदि हम इकोनॉमी की भी दृष्टि से देखते हैं ना भारत को, तो भारत की जो इकोनॉमी है वो ग्रोथ करेगी। क्यों ग्रोथ करेगी? क्योंकि भारत बिलियंस ऑफ मनी, बिलियंस ऑफ रुपीस सेव कर रहा है। आप बाहर जाएंगे तो आपको डॉलर देना पड़ेगा, रुपया के बदले में डॉलर, तब आपका इलाज होगा। इससे क्या पता चल रहा है कि इंडियंस लोग सेव कर रहे हैं अरबों रुपया। क्योंकि आज के समय में ऐसा हो गया है कि बहुत कम लोग ही अब्रॉड जा रहे हैं मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए। वहीं जो कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट है इंडिया में ये सिग्निफिकेंटली लोअर है यदि हम पश्चिम यूरोपीय देशों की तुलना करते हैं, विथ द सेम इफ नॉट बेटर क्वालिटी ऑफ केयर। और ये भी नहीं बोल सकते कि एकदम ख़राब क्वालिटी इंडिया प्रोवाइड कराता है। इससे क्या होता है, इससे जो हमारा वैल्यूएबल फॉरेन एक्सचेंज है वो हमारे देश में बना रहता है। इसके साथ ही साथ इंडिया की पोजीशन बन रही है एज ए कॉस्ट इफ़ेक्टिव हेल्थ केयर डेस्टिनेशन के तौर पर। वहीं यदि हम बात करें कि इस प्रकार से यदि इंटरनेशनल पेशेंट हमारे देश में आते हैं तो इससे हमको क्या फ़ायदा है? पहले बात यह है कि हमारे देश की जो इकोनॉमी है वो आगे बढ़ेगी, बहुत सारी जॉब जनरेट होंगी, साथ ही साथ जो ग्रोथ है रिलेटेड सेक्टर में जैसे कि हॉस्पिटैलिटी है, ट्रांसपोर्टेशन है, फार्मास्यूटिकल्स है, इस सेक्टर में काफ़ी ग्रोथ हमको देखने को मिलेगी। भारत में बहुत सारे टूरिस्ट लोग आते हैं मेडिकल टूरिज्म के चलते चलते। इससे हमारे देश में जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो सालाना है $9 बिलियन का एनुअली। फिर सरकार हील इन प्रोग्राम लेकर के आई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
ने हील इन इंडिया प्रोग्राम लेकर के आई थी। इज मोर देन ए स्लोगन, मतलब ये केवल स्लोगन अकेला नहीं है, ये उससे कहीं अधिक है। हालांकि देखा जाए भारत हेल्थ केयर लीडर बन रहा है, लेकिन फिर भी अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। क्योंकि आप एक पिक्चर ये भी देख सकते हैं, जो सरकारी हॉस्पिटल है इसकी क्या कंडीशन है, कितने बेड हैं, कितने बेड में कितने डॉक्टर अवेलेबल हैं, कितनी बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज हो रहा है और कितनी डेथों को हम रोक पा रहे हैं सरकारी हॉस्पिटल में। इसलिए हम कहते हैं हालांकि ग्रोथ हो रही है, लेकिन फिर भी नेबरिंग कंट्रीज से यदि हम तुलना करें तो फिर भी अभी हमें कुछ करना बाकी है। जैसे हमारे जो हॉस्पिटल हैं उनमें सुधार चाहिए, हमारे मेडिकल प्रोफेशनल हैं उनमें स्किल और भी ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है। साथ ही साथ कॉस्ट इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट हमारे देश में होना चाहिए, तब जा कर के जो मेडिकल टूरिस्ट हैं हमारे देश में ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे। देश दुनिया के लोग हमारे देश आते हैं क्योंकि यहाँ पर वाइड रेंज ऑफ ट्रीटमेंट अवेलेबल है। कॉम्प्लेक्स कार्डियक सर्जरीज हो जाती हैं, एडवांस ऑन्कोलॉजी की फैसिलिटीज़ भी हमारे यहाँ पर अवेलेबल है। इसलिए भारत जो ऑन्कोलॉजी होता है वो कैंसर से रिलेटेड अध्ययन होता है। वहीं यदि हम बात करें इंडिया की तरफ से क्या क्या चीज़ प्रोवाइड करी जाती है, तो देखिए इंडिया आज के समय में काफ़ी बेहतर हो चुका है। इंडिया आज के समय में अपने आप को काफ़ी बेहतर कर चुका है। जैसे कि हम बेहतर ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं बहुत सारी बीमारी, साथ ही साथ हम हॉलिस्टिक केयर भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे फिजिकल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल जो ज़रूरत है पेशेंट की वो भी पूरी हो सके। हमारा जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल हैं वो न केवल डॉक्टर और नर्स तक सीमित हैं, साथ ही साथ दे आर हीलर्स हु एम्बॉडी कंपैशन, डेडिकेशन एंड रिलेंटलेस परस्यूट ऑफ एक्सीलेंस। इसका मतलब ये हो गया है कि हमारे जो डॉक्टर हैं केवल खाली बीमारी का इलाज करने में नहीं लगे रहते हैं, ये करुणा, समर्पण और उत्कृष्टता की निरंतर खोज के प्रतीक हैं। वहीं यदि हम बात करें क्या क्या चैलेंजेस हैं एंड क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास अवेलेबल है, तो जो चैलेंजेस हमारे आगे हैं वो क्या है। पहले नंबर की बात यह है, बहुत सारी चीज़ें तो हम इंपोर्ट करते हैं। जैसे अभी हाल फिलहाल में सेक्टर 9 हॉस्पिटल की यदि मैं बात करूं तो वहाँ पर एक मशीन ख़राब हो गई थी। अब वो मशीन जापान से लाए हैं, तो उसको सुधारने वाला भी इंडियन कुछ नहीं कर पाएगा, जापान का ही आदमी आएगा उसको सुधारेगा। तो इम्पोर्ट को हमें कम करना है। इसके अलावा भी कोरोना जब चल रहा था तो उस समय में हमने देखे ना बहुत सारे जो रॉ मटेरियल हैं जिनसे हम गोली दवाई बना रहे हैं, ड्रग्स बना रहे हैं, वो हम चाइना से मंगा रहे हैं रॉ मटेरियल। चाइना नहीं भेजेगा तो हमारा जो मार्केट है वो ठप पड़ जाएगा। इसलिए इम्पोर्ट को कैसे करके हम रोक सकते हैं। बहुत सारी जो मेडिकल डिवाइसेस हैं, ठीक है, इसके चलते चलते ट्रीटमेंट हमारा महंगा हो जाता है क्योंकि हम बाहर से मशीन खरीद रहे हैं। मशीन बाहर से खरीदोगे तो महंगी पड़ेगी। साथ ही साथ हमारा जो सेल्फ रिलायंस है, आत्मनिर्भर भारत अभियान है, वो भी हमारा प्रभावित होता है। एक स्टडी है जिसको यदि हम कंडक्ट कराया गया था, इंडियन ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन, शॉर्टकट में IBEF इसको बोला जाता है। इंडिया ने इंपोर्ट किया था मेडिकल डिवाइस जिसकी कीमत है $6.24 बिलियन। 2021-22 का ये डाटा। इतने सारे रुपए का हम कहना चाहिए इंपोर्ट किए हैं। हालांकि देखा जाए सरकार की तरफ से मेक इन इंडिया प्रोग्राम चलाया जा रहा है जो कि काफ़ी मोमेंटम को गेन कर रहा है, प्राप्त कर रहा है। इसमें जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है ताकि मेडिकल जो डिवाइसेस हैं हमारे देश में ही अवेलेबल हो सके। इसके अलावा भी एक चीज़ की यहाँ पर जिक्र करना ज़रूरी हो जाता है, हमारे जो यंग इनोवेटर हैं, जो इंटरप्रेन्योर हैं, उनको हमें आगे लेकर के आने की ज़रूरत है। वहीं यदि हम बात करते हैं हेल्थ केयर सेक्टर आखिर होता क्या है, इसका मतलब ये नहीं है कि खाली मेडिकल ट्रीटमेंट हो रहा है, ये होता है आप ह्यूमैनिटी एंड नेशनल बिल्डिंग का भी काम कर रहे हैं। एंड जो पर्पस ऑफ हेल्थ केयर है वो एक यूनिवर्सल है, ट्रांसेंडिंग बाउंड्रीज। इसका ये मतलब नहीं है कि
भारत अकेले में ही इसकी परिभाषा काम करेगी, दूसरे देशों में भी आपको यही काम करना है, दूसरे देश भी यही करते हैं। तो बाय चूजिंग ए करियर इन हेल्थ केयर यंग इंडियन कैन कंट्रीब्यूट टू द नेशंस ग्रोथ। इसका मतलब ये है कि यदि आप बायो ले रहे हैं, बाद में डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे हैं, नर्सिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप अपनी देश की ग्रोथ में योगदान दे रहे हैं। इसलिए आप यदि अपने देश में योगदान देना चाहते हैं तो इस क्षेत्र से जुड़ सकते हैं, बहुत सारे लोगों की आप जान बचा सकते हैं। ये न केवल भारत में बल्कि देश दुनिया में भी यही काम आप कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के जो यूथ ऑफ इंडिया हैं, ये हमारे की फ्यूचर माने जाते हैं। उनकी जो एनर्जी है, क्रिएटिविटी है एंड जो पैसन है, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है ताकि नया नया इनोवेशन हमारे देश में हेल्थ केयर सेक्टर में आ सके। आगे यदि हम बात करें आज़ादी को हमें कैसे करके सेलिब्रेट करना है, तो बात यही आ जाती है। ठीक है, तो हमें स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में की गई प्रगति पर गर्व होना चाहिए। चिकित्सा उपचार के लिए यूरोपियन कंट्रीज़ पर निर्भर रहने वाले देश से लेकर के आज के समय पर वर्ल्ड लेवल पर हम हेल्थ सेक्टर में आगे बढ़ चुके हैं। हमारी यात्रा उल्लेखनीय से कम नहीं है। ठीक है, आइए हम इस नींव पर निर्माण जारी रखें, स्वास्थ्य सेवा में उत्कृष्टता और आत्मनिर्भरता के लिए हमेशा प्रयास करते रहें। तो स्वतंत्रता और प्रगति की इस भावना के साथ आइए हम ऐसे भविष्य के लिए प्रतिबद्ध हों जहां भारत न केवल अपने लोगों के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए एक बेटर हेल्थ हब बन सके। इसलिए हम एक ऐसी स्वास्थ्य सेवा प्रणाली के लिए प्रयास करेंगे जो कि कैसी रहेगी, इंक्लूसिव, इनोवेटिव एंड इंस्पायरिंग होना चाहिए। एंड आओ हम सब मिलकर के बिल्ड करें एक ऐसे हेल्थ केयर सिस्टम को जो कि एवरी इंडियंस के लिए प्राइड हो। ठीक है, एंड लोगों को आशा दिलाए, पूरी दुनिया को आशा दिलाए। इस आर्टिकल के माध्यम से हम सिविल सर्विसेज में रिफॉर्म से रिलेटेड यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो सिविल सर्विस की तरफ लोगों का मोह इतना ज़्यादा आखिर है क्यों? पहली बात तो ये है, इसी मोह के चलते चलते हमारी जो काम करने का तरीका है ना, वो प्रभावित होता है। इसी मोह के चलते चलते बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं आत्महत्या कर लेते हैं क्योंकि उनका सपना पूरा नहीं हो पाता है। इसी मोह के चलते चलते आप देखेंगे अभी हाल फिलहाल में फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनवाने की खबर हमारे सामने आई थी। तो ये आईएएस का मोह ही है। तो राइटर खुद एक आईएएस ऑफिसर हैं जिन्होंने इस आर्टिकल को लिखा है। उनका कहना है कि यदि हम देश सेवा करने के लिए आईएएस ज्वाइन कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि केवल और केवल आप सिविल सेवा ज्वाइन करके ही ये काम कर सकते हैं। तो ना तो सिविल सर्विसेज का यहाँ पर कोई एकाधिकार है, मोनोपोली है, और ना ही ये राष्ट्र सेवा करने का कोई असाधारण अवसर आपको प्रोवाइड कर रहा है। इसलिए सिविल सेवाओं के मोहक जाल में आपको फंसने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर दो कहानियों का जिक्र किया जाता है। पहली कहानी महाराष्ट्र से आई है और दूसरी कहानी जो है दिल्ली की है। तो यहाँ पर जो रेपुटेशन है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशंस की, इसकी रेपुटेशन के ऊपर क्वेश्चन खड़ा करती है। विच हैज़ सिलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफिसर्स बेस्ड ऑन मेरिट फॉर ओवर 7 डिकेड विदाउट एनी मेजर कंट्रोवर्सीज। अभी तक तो देखा जाए, अभी तक ऐसी कोई मेजर कंट्रोवर्सी खड़ी नहीं हुई थी। यूपीएससी बेहतर तरीके से लोगों का सिलेक्शन कर रही थी, लेकिन अभी हाल फिलहाल में फर्जीवाड़ा का केस हमको सामने देखने को मिला था। सेकंड नंबर की जो स्टोरी है वो दिल्ली से आई है। अभी बहुत ज़्यादा जो है दिल्ली के कोचिंग संस्थान न्यूज़ में रहे थे। ठीक है, इसलिए यहाँ पर सेकंड एग्जाम्पल दिया जाता है। ये एक प्रकार से मेजर सिलेक्टिव ट्रैप माना जाता है क्योंकि लालच बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इसी लालच के चलते चलते स्टूडेंट के लालच का फ़ायदा कोचिंग वाले उठाते हैं और कोचिंग ऐसे इतने ज़्यादा खुल चुके हैं जैसे कि आप सोच ही सकते हैं दुकान ही खुल गई हो, मार्केट खुल गया।
अब यहाँ हम चर्चा करते हैं सिविल सर्विसेज की जो शुरुआत हुई है वो काफ़ी ऐतिहासिक रही है, और ये जो अट्रैक्शन है वो आज का ही नहीं है, हिस्टोरिकल अट्रैक्शन माना जाता है। आज से यदि हम 5 दशक पहले की बात कर लें, 5 दशक पहले की यदि हम यहाँ पर चर्चा करते हैं, उस समय में जो स्टूडेंट हुआ करते थे, प्रिपेयर करते थे सिविल सर्विसेज के लिए, इनको कंसीडर किया जाता था एज ए नेशनल पास टाइम ड्रिवन बाय डिग्निटी, सिक्योरिटी ऑफ गवर्नमेंट जॉब एंड बाय द डर्थ ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। पहले जो बच्चे तैयारी कर रहे थे, इनको कहना चाहिए एक बेहतर एग्जाम्पल माना जाता था कि भाई सरकारी नौकरी करेंगे तो ये काफ़ी गर्मा की बात है, आपका फ्यूचर सेफ हो जाएगा, रोज़गार की कमी हुआ करती थी, इसलिए भी लोग ज्वाइन करते थे। इसके बाद लिबरलाइजेशन का दौर चालू होता है, आर्थिक उदारीकरण का दौर होता है। अब बाज़ार में नौकरियों के विकल्प ज़्यादा अवेलेबल हैं, इसने सब कुछ बदल दिया है। सरकार ने भी आकार घटाने के उत्साह में अपनी सेवाओं के लिए भर्ती कम कर दी। अब सरकार क्या काम कर दी है, प्राइवेट सेक्टर में जॉब ज़्यादा हो रही है तो सरकार अब भर्ती कम कर रही है। आज के समय में हमको ये चीज़ दिखाई देती है। हालांकि सरकारी कार्यों में काम तो आपसे उतना ही लेना है, लेकिन भर्ती कम कर दी गई है। इसलिए तो कहते हैं समय के साथ भारी घाटा पैदा हो गया है। 2008 में छठे वेतन आयोग द्वारा अनुशंसित सरकारी वेतन संशोधन के क्रियान्वयन के साथ छठवां वेतनमान लागू हुआ। जब आर्थिक मंदी थी और निजी सेक्टर कर्मचारियों की छटनी कर रहा था, उस समय में भी लोग इसी सेक्टर में जा रहे हैं, मतलब सरकारी नौकरी की तरफ प्रेफरेंस दे रहे हैं, क्योंकि आर्थिक मंदी के समय में सरकार आपको बाहर नहीं निकालेगी। पैसे भले ही आपके थोड़े बहुत काटे जा सकते हैं, जो कि नहीं काटे जाते हैं, लेकिन फिर भी प्राइवेट सेक्टर बैठाल देता है, सरकारी सेक्टर में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। अब हाल फिलहाल में एक न्यूज़ आया है, जैसे कि अपनी आइडेंटिटी को छिपा लेना एंड डॉक्यूमेंट्स फेक प्रस्तुत करना ऑफिसर्स के द्वारा। एक जो ट्रेनिंग ऑफिसर है महाराष्ट्र में, उसने फेक आइडेंटिटी प्रोवाइड करी थी, फेक डॉक्यूमेंट प्रस्तुत किए थे, ठीक है। एंड सेकेंड वाली जो घटना हम देख रहे हैं वो है अवॉइडेबल डेथ्स ऑफ 3 एस्पायरेंट्स इन दिल्ली में जो बच्चों की डेथ हुई है जो कि तैयारी कर रहे थे, कहना चाहिए इससे रिलेटेड घटना, 2 घटना हमको यहाँ पर दिखाई देती है। अब राइटर बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ में मीटिंग किए हैं, बहुत सारे बच्चों के साथ में मिले हैं। ऐसे ही एक अभ्यर्थी पिछले 7 सालों से मुझे मेल भेज रहा था, जिसमें वो अपनी असफलताओं के बारे में बताता है। अब मैं ये नहीं कह सकता कि आप अपना रास्ता बदल लो। सिविल सेवाओं का आकर्षण ही ऐसा होता है, ठीक है। और जो यूपीएससी है, जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस है, ये तो और भी ज़्यादा अट्रैक्ट करती है लोगों को। इसके बावजूद भी आप देखेंगे, ठीक है, राइटर का कहना है कि मैंने एक बार 28 उम्मीदवारों से बातचीत किया था। अब ये लोग इंटरव्यू तक पहुंच चुके हैं, ठीक है। उनमें से केवल एक ही पहली बार साक्षात्कार के लिए उपस्थित हो रहा था, अन्य जो है 5वें या 6वां मौका ले रहे थे। मतलब किसी का फर्स्ट है, लेकिन और लोगों का 5वीं बार है या फिर 6वीं बार है। अब इस प्रकार से कुछ बच्चे जो कि तैयारी करते हैं और यदि उनकी डेथ हो जा रही है, तो डेथ होने का मतलब ये है कि वो आत्महत्या कर रहे हैं। आत्महत्या किस कारण से कर रहे हैं, इस चीज़ की जांच बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही साथ जो कोचिंग संस्थान है ना, उनको रेगुलेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके अलावा भी कुछ यहाँ पर सुझाव प्रोवाइड किए जाते हैं, जैसे कि सबसे पहले उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु सीमा की यदि हम यहाँ पर चर्चा करें, तो कोठारी आयोग की सिफारिशों और उसके हुए बाद बदलाव
और अलग अलग कैटेगरी के लिए आयु में छूट दी जाती है। इससे क्या होता है, सेवा में प्रवेश के समय उम्मीदवार की जो आयु है 34 से 35 होती है, यहाँ से आप एंट्री करते हैं। अब लेकिन जो मिनिमम आयु होती है ना वो 21 साल रहता है। इसलिए सभी विशेष श्रेणियों के लिए 2 वर्ष की छूट के साथ अधिकतम आयु सीमा को घटा करके 25 वर्ष किया जाना चाहिए। आयु सीमा को घटाने की यहाँ पर चर्चा हो रही है। इससे क्या फ़ायदा है ये यहाँ पर आगे हम देखेंगे। अब जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट होते हैं, ठीक है, इसको रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है 3 तक, एंड विथ एन एडिशनल अटेम्प्ट अलाउड टू स्पेशल कैटेगरी। जो SC/ST के बच्चे हैं उनको आप 1 अटेम्प्ट एक्स्ट्रा दे सकते हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि एज का जो बैंड है उसको आप बढ़ा दे रहे हैं। इसका मतलब ये है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे कोचिंग पढ़ने के लिए जा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और फ़ायदा किनको मिलता है, कुछ लोगों को ही मिलता है, और बाकी के जो लोग होते हैं ना वो खाली अपना पैसा खर्चा करके, कहना चाहिए, चुपचाप बैठ जाते हैं। Millions of aspirants join these centers every year. The success rate is so small that it is difficult to calculate. जो सक्सेस रेट है ना उसको हम कैलकुलेट ही नहीं कर पाते हैं। लाखों लोग देते हैं और सैकड़ों में भी लोग नहीं लग पाते हैं। दिक्कत वाली बात ये हो जाती है। अब इतने लंबे और कठिन संघर्ष के बाद उत्तीर्ण होने वाले लोगों को परीक्षा पास करने में, हम परीक्षा पास कर लिए, हमको फील होता है हम बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर चुके हैं। तो यदि आप इतना ज़्यादा सोचने लग जाएंगे तो सेवा में रहते हुए आगे बढ़ने के लिए उनके अंदर कितनी एनर्जी बची है, ये यहाँ पर क्वेश्चन खड़ा हो जाता है। अब कुछ लोग तो ये सोचते हैं कि यदि हम सार्वजनिक सेवा में, सिविल सर्विसेज में एंटर कर लिए हैं तो जिम्मेदारी को निभाने के लिए कड़ी मेहनत नहीं करना है, बस अपने श्रम और भाग्य का फल भोगना है। मतलब हम इतनी मेहनत किए हैं, थोड़ा आराम करेंगे, ऐसी वाली बात हो जाती है। अब इस धारणा से बच्चों को मुक्त करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिविल सर्विसेज आप ज्वाइन कर रहे हैं तभी राष्ट्र की सेवा कर सकते हैं। आप एक टीचर बन सकते हैं, आप एक राइटर बन सकते हैं, आप एक केमिस्ट बन सकते हैं। एक ईमानदार ठेकेदार बनना भी समाज की सेवा करना, राष्ट्र के निर्माण में योगदान देने का ही एक प्रतीक है या फिर तरीका है।